हेलो। पिछले वीडियो में हमने आपको चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य प्रशासन के शासक अशोक महान के बारे में बताया था। अशोक महान और चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा मौर्य शासक में कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो बहुत प्रभावशाली रहा हो। आज हम मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे कि उनका प्रशासन कैसा था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्य काल का प्रशासन। अगर मौर्यों के प्रशासन के बारे में हम अध्ययन करें तो जो मौर्यों का प्रशासन था उसमें केंद्रीय प्रशासन सबसे मुख्य था। इसके बाद उसके नीचे अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। उसमें अध्यक्षों का महत्वपूर्ण स्थान था। ये अध्यक्ष जो होते थे वो विभागाध्यक्ष कहलाते थे और जो उस समय उनका अध्यक्ष होता था उसको 1000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। जो विभागीय अध्यक्ष बनाए जाते थे वो अमात्य में से नियुक्त किए जाते थे। प्रथम श्रेणी के अमात्य और द्वितीय श्रेणी के दो तरह के अमात्य पाए जाते थे। जो प्रथम श्रेणी का अमात्य पाया जाता था वो मंत्रिन का सदस्य होता था। तो जो सबसे प्रभावशाली पहले केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था थी उसमें था एक मंत्रिन। मंत्रिन में जो है प्रथम श्रेणी के अमात्य रखे जाते थे और इनका जो वेतन था वो 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन था। 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन ये पाते थे। जो मंत्रिन थे इसके सदस्य जो थे वो ज्यादातर राजा के जो युवराज होते थे युवराज रखे जाते थे। प्रधानमंत्री रखा जाता था, सेनापति होता था और कोषाध्यक्ष होता था। कोषाध्यक्ष को सन्निधाता भी बोला गया है। इस पद का उल्लेख हुआ है सन्निधाता, इसका मतलब था कोषाध्यक्ष। तो मंत्रिन में ये सदस्य रखे जाते थे और इनका जो वेतन होता था वो 48,000 पर्ण वार्षिक होता था। इसके बाद जो केंद्रीय प्रशासन में जो दूसरा संस्था थी ये सबसे उच्च संस्था थी। इसके बाद जो दूसरी संस्था थी उसे मंत्री परिषद बोलते थे। मंत्री परिषद, इसमें जो है द्वितीय श्रेणी के अमात्य रखे जाते थे और जो इनका वेतन होता था वो 12,000 पर्ण वार्षिक होता था। तो मौर्यों में प्रशासनिक केंद्रीय प्रशासन में ये दो संस्थाएं होती थी जो कि राज्य का संचालन करती थी। मौर्यों में मौर्य के साम्राज्य में ये 18 विभागों का अध्ययन किया, मतलब वो जिक्र किया गया है और प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहते थे। तो इस काल में जो विभाग होते थे चाहे वो जैसे मान लीजिए शिक्षा विभाग है, यातायात विभाग है या चिकित्सा विभाग है, उसको तीर्थ बोलते थे। और जो तीर्थ का मतलब होता था कि शीर्षस्थ अधिकारी। तो जो उसका सबसे ऊंचा अधिकारी होता था किसी विभाग का वो उसका तीर्थ बोला जाता था कि ये फला विभाग या फला तीर्थ है। तो इसमें शीर्षस्थ अधिकारी विभागाध्यक्ष के रूप में रखे जाते थे। चूंकि हमने आपको पर्ण बताया है लेकिन पर्ण का मतलब हम आज के रुपए के आकलन से करते हैं कि आज का जैसे रुपए रहा होगा वैसे 48,000 रुपए होता रहा होगा। लेकिन जो उस समय का एक पर्ण होता था वो 3/4 तोला
चांदी के बराबर होता था। अगर ये पण कोई सिक्का होता था तो इसका जो वेट होता था वो 3/4 तोला चांदी के बराबर होता था। चूंकि एक तोला में आज 12 ग्राम मानते हैं, तो उस हिसाब से हम मान सकते हैं कि एक सिक्का उनका 9 ग्राम चांदी के बराबर रहता था। इस प्रकार से उनको 48,000 या 12,000 वेतन मिलता था। और अगर 9 ग्राम का सिक्का होता था और 48,000 जो है उसको पण मिलते थे, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे कितना किलो सोना मिलता रहा होगा। जैसे 48,000 का मतलब है 48 × 9, अर्थात इतना सोना वो वार्षिक वेतन के रूप में पाता था। तो जो मौर्यों की जो प्रशासन व्यवस्था थी, केंद्रीय प्रशासन का, उसमें ये स्तर था। इसके बाद जो स्तर था वो था प्रांतीय शासन। केंद्रीय प्रशासन के बाद इनका जो प्रांतीय शासन था, अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो जो मौर्यों का साम्राज्य था वो कई प्रांतों में बटा था, और जो इनका जिक्र मिलता है वो 5 प्रांतों का मिलता है। पहला प्रांत था उत्तरापथ, जिसे कि उदीच तक्षशिला भी कहा गया है। ये पहला प्रांत था। दूसरा जो प्रांत था इनका वो था अवंती रठ, और अवंती रठ का मतलब था उज्जैन। तीसरा जो प्रांत था वो था कलिंग का, और कलिंग को उस समय तोसल भी बोला जाता था, तोसल। चौथा जो इनका प्रांत था उसे दक्षिणापथ बोलते थे, दक्षिणापथ, जो कि सुवर्णगिर के नाम से प्रसिद्ध है, सुवर्णगिर। और जो इनका लास्ट का प्रांत था जिसे कि प्राची या प्राच भी बोला गया है, और इसका मतलब होता था पाटलिपुत्र। तो जो मौर्य साम्राज्य था वो इन 5 प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों का जो सर्वे सर्वा होता था उसे राज्यपाल बोलते थे, और प्रायः जो राज्यपाल बनाए जाते थे वो संबंधित राजा के कुमार बनाए जाते थे, अर्थात उनके राजकुमारों को ही वहां का राज्यपाल बनाया जाता था। लेकिन मौर्यों में ये भी पाया गया है कि कुछ स्थान पर राजा ने अपने विश्वास पात्र लोगों को भी राज्यपाल बनाया था। जैसे कि काठियावाड़ का राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य, जो कि राज परिवार से संबंधित व्यक्ति नहीं था, और उसे उस क्षेत्र का राज्यपाल बनाया गया था। राज्यपालों का जो उस समय का वेतन था वो 12,000 वार्षिक पण के बराबर होता था, अर्थात वो मंत्री परिषद के सदस्य के बराबर वेतन पाते थे। राज्यपाल की उस समय एक अपनी अलग मंत्री परिषद होती थी जो केंद्रीय मंत्री परिषद से भिन्न होता था, और राज्यपाल उन्हीं से सलाह मशविरा करके अपने प्रांत का संचालन करता था। तो ये इनका प्रांत की व्यवस्था थी जिसको मैंने आपको बताया। इसके बाद जो प्रांत था वो मंडल में बटा था। मंडल का मतलब था आज की कमिश्नरी। तो प्रत्येक प्रांत जो होता था वो कई मंडलों में बटा होता था, जिसे हमने बताया कि वो आज की कमिश्नरी जैसा क्षेत्र होता था। और जो मंडल का प्रधान होता था उसके अंदर में कई जिले या आहार होते थे। तो जो मंडलों का विभाजन होता था वो जिले में होता था। ये हम आपको इनकी प्रशासनिक व्यवस्था बता रहे हैं कि कैसे थी। और जिला को उस समय आहार भी बोला जाता था। तो मौर्यों का जो प्रशासन था, केंद्रीय प्रशासन से प्रांतीय प्रशासन, इसके बाद मंडल और जिला। लेकिन अब जो हम इसका अध्ययन करेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है जिला। अर्थात जिला फिर कई हिस्सों में बटा था, उसका मैं जिक्र आपसे करता हूं।
कि जिले का विभाजन मौर्य काल में कैसे किया गया था। अगर हम मौर्यों के जिला का जो विभाजन होता था उसका अगर अध्ययन करें तो जो जिला था उसको हमने बताया कि आहार बोलते थे। जिला के नीचे जो क्षेत्र होता था उसे स्थानीय बोलते थे। इसमें 800 गांव होते थे। आप इसका ये देखिएगा, आपको बहुत ही बेहतर कलेक्शन इसमें मिलेगा कि हमने इसका जो मौर्यों के ऊपर शोध किया है वो कैसे निकाला है। तो स्थानीय जो होता था वो 800 ग्राम का होता था। जिला जो है स्थानीयों में बटा रहता था, अर्थात 800 गांव पर एक स्थानीय होता था। स्थानीय के अंतर्गत द्रोणमुख होता था। द्रोणमुख होता था, बहुत ही बेहतर इनकी संरचना थी। और द्रोणमुख में 400 ग्राम होते थे। ग्राम का मतलब गांव है, अर्थात एक स्थानीय में 2 द्रोणमुख होते थे। द्रोणमुख के नीचे खारवटीक होता था। खारवटीक, एक द्रोणमुख में 2 खारवटीक होते थे, जिसमें कि 200 गांव होते थे। खारवटीक में फिर होता था, इसके नीचे जो होता था वो होता था संग्रहण, और संग्रहण में 10 गांव होते थे। अर्थात एक खारवटीक में जो है 20 संग्रहण होते थे। देखिए कितना बेहतर विभाजन उन्होंने कर रखा था। संग्रहण का जो अधिकारी होता था वो गोप कहलाता था। गोप जो है अर्थात ये 10 गांवों का उस समय का मालिक होता था। इसी तरह से अगर हम अभी गांव का हम अध्ययन करेंगे, लेकिन चूंकि हम इसी समय आपको नगर का भी बताते हैं, तो इनका जो उस समय का नगर पंचायत होता था उसका जो प्रधान होता था नगर का वो नागरक कहलाता था। वो तो मैंने गांव का बताया है, अभी मैं गांव का चूंकि हमको बेहतर डिटेल बताना पड़ेगा तो मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं कि जो उनका नगर होता था उसका जो प्रधान होता था वो नागरक कहलाता था। इसे पुरमुख भी कहते थे। पुरमुख, पुरमुख नगर का प्रधान होता था और ये नगर पंचायत का जो संचालन करता था 6 समितियों के माध्यम से करता था। 6 समिति जो है वो नगर की देखरेख करती थी और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। मौर्यों का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी बहुत ही मतलब उच्च कोट से इन्होंने विभाजन कर रखा था। इस समय जो नगर में बिक्री कर लिया जाता था वो 1/8 भाग लिया जाता था और 1/8 भाग बिक्री कर होता था। कर चोरी करने वालों को मौर्य प्रशासन के काल में मृत्युदंड की सजा दी जाती थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और इस काल में जो नगर के अधिकारी होता था, जो 6 समितियों के सदस्य होते थे, इन्हें स्टीनोमोई बोलते थे। स्टीनोमोई जो इनके सदस्य होते थे इन्हें स्टीनोमोई कहा जाता था। तो ये इनकी नगर की व्यवस्था थी। अब हम आते हैं इनके गांव की व्यवस्था में। मौर्यों में संग्रहण में 10 गांव होते थे, अर्थात ग्राम प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो गांव होती थी और गांव का जो अध्यक्ष होता था उसे ग्रामनी बोलते थे। वो राज्य द्वारा नियुक्त नहीं होता था, वहां के ग्रामवासियों द्वारा
सिलेक्ट मतलब इलेक्शन के द्वारा निर्वाचित सदस्य होता था, उसे किसी प्रकार का वेतन नहीं मिलता था। प्रत्येक गांव में वृद्ध लोगों की एक परिषद होती थी, एक सभा होती थी, जिसमें कुछ वृद्ध व्यक्ति रखे जाते थे और वो गांव के संचालन में ग्रामीणी की मदद करते थे। ये जो वृद्धों की परिषद थी उस समय न्यायालय का भी कार्य करती थी, अर्थात छोटे मोटे झगड़ों को निपटाती थी। ग्रामीण गांव के किसानों से भूमि कर एकत्रित करके राजकोष में जमा कराने के लिए गोप के पास जमा करता था। गोप का जो कार्यालय होता था वहां पर गांव के प्रत्येक घर के निवासियों का पूरा रख रखाव या पूरा विवरण रखा जाता था। इसलिए इनकी जो प्रशासन व्यवस्था थी बहुत ही उच्च कोटि की पाई गई है। अगर ईसा पूर्व के राज्य में या साम्राज्य में या राज्य कुल में हम देखते हैं तो सबसे बेहतर जो सबसे पुराना जो नगर प्रशासन या राज्य प्रशासन है वो मौर्यों में पाया गया है। तो मौर्यों के काल में ऐसी व्यवस्था पाई जाती थी। अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ग्राम शासन का जो साक्ष्य मिलता है वो उत्तर प्रदेश के मतलब गोरखपुर जिले में मिलता है। तो जो मौर्यों का ग्राम प्रशासन का साक्ष्य मिलता है वो उत्तर प्रदेश में मिलता है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में मिलता है और गोरखपुर में एक स्थान है सोहगौरा। यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का जो एक अभिलेख प्राप्त होता है उसमें मौर्यों के ग्राम प्रशासन की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का एक अन्य अभिलेख पाया जाता है जो कि बांग्लादेश में, आज के बांग्लादेश में है। इसे महास्थान बोलते हैं। जैसे कि सोहगौरा में पाया गया है वैसे महास्थान बांग्लादेश में भी चंद्रगुप्त मौर्य का एक अभिलेख पाया गया है जिसमें कि मौर्यों की ग्राम प्रशासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ये महास्थान जो है वो बांग्लादेश के बोगरा जिले में है। तो आप ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि चंद्रगुप्त मौर्य के ग्राम प्रशासन से संबंधित दो अभिलेख पाए गए हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सोहगौरा नामक स्थान पर और बांग्लादेश के बोगरा जिले के महास्थान नामक जगह पर ये पाए गए हैं। इनमें कुछ ऐसी सूचनाएं प्राप्त होती हैं जिसमें जिक्र है कि प्रत्येक गांव में गांव जनता के लिए कोष्ठागार बनवाया जाता था और इन कोष्ठागारों की जो चर्चा हुई है वो अर्थशास्त्र में भी की गई है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी इसकी चर्चा किया है। इससे एक अंदाजा ये लगाया जाता है कि इन कोष्ठागारों में अनाज को एकत्रित किया जाता था और अकाल पड़ने पर या सूखा पड़ने पर इसे जनता के बीच में वितरित किया जाता था, जनता के हित में लगाया जाता था। तो ये इनके ग्राम प्रशासन की एक ऐसी व्यवस्था थी जो कि मौर्यों का केंद्रीय प्रशासन, प्रदेश प्रशासन, मंडल प्रशासन, जिला प्रशासन और जिला के अंदर फिर कितने खंड हुए हैं, खारवटीक, स्थानीय, द्रोणमुख, ये ऐसे इनके भाग थे, ऐसे रूप में इसको विभाजित किया गया था। अगर हम मौर्यों का उस समय की न्याय व्यवस्था देखें मौर्यों के न्याय व्यवस्था में हम पाते हैं कि इनके शासन में सर्वोच्च न्यायाधीश का जो पद होता था वो सम्राट के पास होता था। लेकिन मौर्यों में अगर हम न्यायालय का अध्ययन करते हैं तो हमने उसमें ये पाया है कि उनके यहाँ दो प्रकार के न्यायालय होते थे। पहला जो न्यायालय होता था उसे धर्म स्थीय बोलते थे, धर्म स्थीय, और दूसरा जो न्यायालय होता था उसे कंटक शोधन बोलते थे। चूंकि धर्म स्थीय और कंटक शोधन का कोई विशेष विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन जो उनके बीच में कोई अंतर नहीं बताया गया है,
लेकिन जो उस पर एक आकलन किया गया है, विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है, उनके अनुसार धर्मस्थीय का मतलब होता था दीवानी न्यायालय, और जो दंडक शोधन होता था इसका मतलब होता था फौजदारी न्यायालय। यह महत्वपूर्ण है, ये बहुत से पुस्तकों में आपको नहीं मिलेगी कि मौर्य काल में न्यायालय कितने भाग में विभाजित था, और प्रत्येक न्यायालय में 3-3 न्यायाधीश काम करते थे। मौर्यों के प्रशासन में एक और बात भी सामने आई है कि जो इनका न्यायालय का था उसमें विदेशियों की सुनवाई के लिए पृथक न्यायालय थी। विदेशी लोगों की सुनवाई एक विशेष प्रकार की अदालत करती थी। मौर्यों का जो दंड विधान था वो बहुत ही कठोर था, लेकिन सामान्य अपराधों में जुर्माने या आर्थिक दंड लगाए जाते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अगर हम अध्ययन करते हैं तो इसमें 3 प्रकार के अर्थदंड दिखाई पड़ते हैं। जो पहला अर्थदंड है वो है पूर्व साहस दंड, अगला है मध्यम साहस दंड, और तीसरे प्रकार का जो अर्थदंड लगाया जाता था उसे उत्तम साहस दंड बोला गया है। अगर इन 3 दंड का हम अध्ययन करते हैं तो इसमें यह है कि जो पूर्व साहस दंड था इसमें से 48 से 96 पण का अर्थदंड लगाया जाता था। जो अपराध पूर्व साहस दंड के अंतर्गत आते थे उसमें जुर्माने की रकम होती थी वो 48 से 96 पण तक की होती थी। मध्यम साहस दंड में 200 से 500 तक का पण का जुर्माना देना पड़ता था, और उत्तम साहस दंड में 500 से 1000 पण तक का जुर्माना होता था। तो जो जुर्माने थे वो इन 3 रूपों में वसूले जाते थे। इसके अतिरिक्त कोड़े मारने की या अंग को भंग करने और मृत्युदंड की भी सजा का प्राविधान था। किसी भी कारीगर के अंग को क्षति पहुंचाने पर अपराधी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। इसी प्रकार से कर चोरी करने वाले लोगों को, राजकीय धन में घोटाला करने वाले लोगों को भी मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। अर्थशास्त्र के अध्ययन से यह पता चलता है कि युत नामक एक जो अधिकारी होता था वो राजकीय घोटाला जब करता था या उसका पालन करता था तो उसे मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। अपराध में जो ब्राह्मण विद्रोही होते थे या अपराधी होते थे उनको मृत्युदंड के रूप में अगर कोई सजा देनी होती थी तो उन्हें प्रायः जल में डुबो करके मृत्युदंड दिया जाता था। जो अमात्य धार्मिक होते थे वही न्यायाधीश बनाए जाते थे। गलत बयान करने पर, निरपराधी को सजा देने पर, अपराधी को छोड़ देने पर न्यायाधीश या कर्मचारियों को भी दंड का सामना करना पड़ता था, अर्थात वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे। अगर वो अपना मनमाना कोई कार्य करते थे तो उन्हें भी दंड दिया जाता था। अगला जो मौर्यों का हम व्यवस्था देखते हैं तो उसमें आता है गुप्तचर विभाग। और जो सबसे बड़ी बात आई है, अगर आप मौर्य प्रशासन का अध्ययन करें तो आप ये पाएंगे कि सबसे ज्यादा जो मौर्य विभाग या मौर्य प्रशासन था उसकी जो सफलता की नींव थी वो इसी गुप्तचर विभाग पर टिकी थी। चंद्रगुप्त मौर्य की विस्तृत प्रशासन की जो सफलता थी वो पूरी तरह से गुप्तचर विभाग की कार्यकुशलता पर ही आधारित थी। ये जो विभाग होता था एक पृथक अमात्य के अधीन रखा गया था जिसे महामात्याप शर्य कहते थे। महामात्याप शर्य ये जो था गुप्तचर विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था और जो कि कोई अमात्य होता था, महामात्याप शर्य। इसे गुप्तचरों को उस काल में सूद पुरुष भी बोलते थे। सूद पुरुष
जो था वो गुप्तचरों का एक पद नाम था। पूरे साम्राज्य में मौर्यों के गुप्तचरों का जाल फैला रखा था, अर्थात मौर्य साम्राज्य में गुप्तचरों की एक अच्छी खासी संख्या थी, जो छद्म वेश में इधर से उधर भ्रमण करते थे और प्रतिदिन की जो सूचना होती थी वो अपने राजा को देते थे। सभी प्रकार के मित्र, शत्रु, उदासीन पक्ष वाले, राजाओं के युवराज, 18 तीर्थों के विभागाध्यक्ष अर्थात सभी लोगों पर गुप्तचरों की निगाह रहती थी। यूनानी लेखकों ने गुप्तचरों को निरीक्षक कहा है, गुप्तचरों को उन्होंने निरीक्षक बोला है। और एक शब्द और बोला है ओवरसियर्स। ये गुप्तचरों के पद होते थे जो यूनानी भाषा में बोले गए हैं, ओवरसियर्स। तो जैसे अगर ये आता है कि ओवरसियर्स का मतलब क्या होता है, तो आप ये समझ लीजिए वो गुप्त यूनानी शब्दावली में ये गुप्तचर के लिए प्रयोग होता था। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। पहला जो गुप्तचर का उल्लेख मिलता है कि पहले प्रकार के जो गुप्तचर होते थे उसे बोलते थे संस्था। संस्था के अंतर्गत वो गुप्तचर आते थे जो कि एक ही स्थान पर टिके रहते थे, अर्थात एक निश्चित परिधि में रह करके ही अपने गुप्तचर का कार्य करते थे। और दूसरा होता था संचरा। ये जो होते थे ये भ्रमणशील होते थे, ये भ्रमण करने वाले होते थे, ये दूर दूर स्थानों पर जा करके भी गुप्तचरी का कार्य करते थे। मौर्यों के गुप्तचर विभाग में अगर हम देखते हैं तो पुरुषों के अलावा चतुर स्त्रियों को भी गुप्तचरी का कार्य दिया जाता था। गुप्तचर अगर कोई गलत सूचना देता था तो उसे दंडित किया जाता था या पदमुक्त कर दिया जाता था। गुप्तचरों के भी अपने आप में एक पृथक अनेक वर्ग थे जो विभिन्न इकाइयों में बांटे गए थे और विभिन्न कार्यों के लिए रखे गए थे। राज्य के द्वारा अपने गुप्तचरों को भोजन दिया जाता था, उनके भोजन का जो समस्त दायित्व था वो राज्य के ऊपर था। कुछ ऐसे भी गुप्तचर पाए गए हैं जिन्हें बचपन से ही गुप्तचरी के कार्य की शिक्षा दी जाती थी। स्त्रियां, ब्राह्मण, विधवा महिलाओं को भी इस कार्य में रखा जाता था, जो इस कार्य को करके अपने जीवन का निर्वाह करती थी। ये गुप्तचर राजा के इतने स्वामी भक्त होते थे जो राजा के सगे बेटे पर भी अपने निगाह रखते थे। इसमें जो सबसे विशेष बात पाई गई है, मौर्य काल में मौर्य प्रशासन ने अपने गुप्तचरों की निगरानी के लिए प्रति गुप्तचर भी रखे थे। प्रति गुप्तचर का मतलब होता है कि वो अपने गुप्तचरों पर भी निगरानी रखते थे कि अर्थात ये गुप्तचर कोई गड़बड़ कार्य कर तो नहीं रहा है या कोई गलत सूचना तो राजा तक नहीं पहुंचा रहा। तो गुप्तचरों की भी निगरानी के लिए प्रति गुप्तचर रखे जाते थे। ये मौर्यों का जो था वो गुप्तचर विभाग था। अब मौर्यों के हम भूमि और राजस्व विभाग का अध्ययन करेंगे कि उस समय का जो राजस्व विभाग था वो कैसा था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में संगठित और प्रशासनिक व्यवस्था, सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था के कारण ही मौर्य साम्राज्य विकसित हो पाया था। अर्थात उसकी जो नींव थी मौर्य साम्राज्य की वो संगठित प्रशासनिक व्यवस्था पर टिकी हुई थी और वित्तीय सुदृढ़ व्यवस्था वित्तीय व्यवस्था पर टिकी थी। राज्य भूमि से पर किसानों से कर लेता था और राज्य की भूमि पर और किसानों की भूमि पर पूरी तरह से राज्य का अधिकार होता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था देखने वाला प्रधान जो अधिकारी होता था उसे सीता अध्यक्ष बोलते थे। सीता अध्यक्ष बोलते थे। ये जो है राज्य के अधीन जो भूमि होती थी उसकी देख रेख करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी होता था। राज्य की भूमि का अधिकारी जो होता था उसे सीता अध्यक्ष बोलते थे।
राज्य की भूमि से जो टैक्स वसूला जाता था उसे सीता बोलते थे। सीता अध्यक्ष दास कर्मचारियों से, बंदियों की सहायता से राज्य की भूमि पर खेती का कार्य कराता था। लेकिन राज्य अपनी भूमि का कुछ हिस्सा किसानों को भी खेती करने के लिए देता था, जो किसानों की भूमि से पृथक होती थी। राज्य की आय का मुख्य स्रोत उस समय भूमि कर था। जो किसान अपनी खेती से पर अनाज उत्पन्न करता था उसे 1/6 भाग भूमि कर देना पड़ता था। अगर किसान ने अपनी भूमि पर खेती किया है, अनाज उत्पन्न किया है, तो उसे 1/6 भाग भूमि कर देना पड़ता था। कुछ स्थानों पर ये 1/4 का भी जिक्र है, लेकिन शायद वो होगा जो बहुत ही उपजाऊ भूमि होगी, वहां पर 1/4 भाग जो है कर लिया जाता था। लेकिन एक जगह पर 1/2 भाग का भी वर्णन है। 1/2 भाग के टैक्स पर यह माना गया है कि जो राज्य की भूमि पर किसान खेती करता था, भूमि राज्य की रहती थी और खेती किसान की रहती थी, उससे जो है उस किसान से 1/2 का टैक्स लिया जाता था। अर्थात राज्य अपनी भूमि देता था और किसान उस पर खेती करता था, उसे 1/2 भाग टैक्स देना पड़ता था। अर्थात ये राजकीय भूमि रही होगी जिस पर 1/2 का टैक्स वसूला जाता था। हमने बताया कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता बोलते थे। मौर्यों के काल में नगर में जल और भवन पर भी कर लगाए जाते थे। राजकीय आय के अन्य प्रमुख स्रोत राजा की व्यक्तिगत भूमि से होने वाली आय, सीमा शुल्क, चुंगी, बिक्री कर, सड़क और घाटों पर लगने वाले कर, अनुज्ञा या लाइसेंस पर जो कर लिया जाता था वो होते थे। अर्थदंड से प्राप्त, जो जुर्माने से जो प्राप्त होती थी वो होते थे। अर्थात मौर्य काल में आय के काफी स्रोत थे जो विभिन्न प्रकार के टैक्सों से लिए जाते थे। मौर्य साम्राज्य के पतन में हमने आपको ये बात बताई है कि मौर्य राजाओं द्वारा विभिन्न प्रकार से काफी टैक्स लिया जाता था। इस समय समाहर्ता एक पद होता था। समाहर्ता जो होता था वो पूरे राज्य से जो टैक्स मिलता था उसको एकत्रित करने वाला अधिकारी होता था। आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी होता था। ये जो स्थानिक, गोप, द्रोणमुख या अन्य क्षेत्रों से जो टैक्स मिलता था वो समाहर्ता के पास जमा होता था। हमने अगर अध्ययन किया है तो ये पाया है कि पहली बार मौर्य प्रशासन में हमको ये मिलता है जिसमें टैक्स के बारे में काफी प्रणालियां विकसित की गई थी, अर्थात उनका एक विस्तृत रूपरेखा बनाई गई थी। समाहर्ता उस समय कर निर्धारण करने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता था। समाहर्ता अर्थात टैक्स का निर्धारण करता था और पूरे टैक्स की वसूली उसके पास जाती थी। लेकिन एक पद हमने आपको बताया था, सन्निधाता। सन्निधाता जो होता था वो राजकीय कोषागार का अधिकारी होता था, अर्थात राजकीय टकसाल का अधिकारी होता था। लेकिन समाहर्ता का पद बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर राज्य को समाहर्ता से और सन्निधाता से दोनों से नुकसान होता था तो उसे समाहर्ता के नुकसान पर बहुत परेशानी होती थी। अर्थात वो सन्निधाता के द्वारा नुकसान को सहन कर लेता था, लेकिन समाहर्ता के नुकसान पर राज्य बेचैन हो जाता था, परेशान हो जाता था, उसे गंभीर माना जाता था। सरकार को जो टैक्स प्राप्त होती थी उसे भी कई भागों में बांटा जाता था। ऐसा नहीं था कि पूरा जो टैक्स होता था वो राजा ले लेता था। तो जो इनके टैक्स का बंटवारा होता था, पहला भाग जाता था सम्राट को। सम्राट का मतलब था राजा और उसका परिवार। उसकी देखरेख के लिए भी एक भाग टैक्स से निकाला जाता था। दूसरा भाग जो होता था वो पदाधिकारियों के वेतन पर खर्च होता था। इनके जो वेतन टैक्स था वो ऐसे इन मदों में खर्च होता था। तो पहला सम्राट को जाता था, सम्राट के परिवार के खर्चे पर जाता था। दूसरा जाता था विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों के वेतन पर।
तीसरा जो खर्च होता था वो सैनिक खर्चे पर होता था, सैनिकों की देखरेख या सेना आदि की व्यवस्था के संचालन पर खर्च होता था। चौथा जो होता था वो परोपकार के कार्य में होता था, जो कि दान है या इन कार्यों में होता था। अगला जो या सड़क का निर्माण है, पुल का निर्माण है, उन कार्यों में होता था, या धार्मिक स्थान पर कोई निर्माण या कुछ आयोजन या कुछ उन चीजों पर खर्च होता था। इसके अतिरिक्त नागरिकों की देखरेख के लिए औषधालय या स्वास्थ्य आदि पर भी जो पैसा लगता था वो इन्हीं टैक्स से जाता था। तो जो टैक्स था वो एक किसी विशेष के अधीन नहीं था, इन चीजों पर खर्च होता था। इसी प्रकार से कारीगरों के लाभ के लिए राज्य द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती थी, विभिन्न प्रकार के उद्योग चालू किए जाते थे, विभिन्न प्रकार के जो खान, सोने की खान या कोयले की खान या जो भी खान होती थी, लोहे की खान, उनके ऊपर भी इन टैक्सों का पैसा खर्च होता था, अर्थात टैक्स उस पर भी व्यय होता था कि हाँ इन कार्यों में उन टैक्सों का व्यय किया जाता था। तो काफी हद तक जो है टैक्स का बंटवारा इन रूप में होता था। इसके बाद हम चलते हैं मौर्य सेना के, मौर्य काल की सेना का प्रबंध कैसे था या उनकी सेना का विभाजन कैसे था। तो सेना का प्रबंध, चंद्रगुप्त के समय में बहुत विशाल सेना पाई गई थी। चंद्रगुप्त के पास उस समय 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 700 रथ थे। किसानों के बाद अगर राज्य में सबसे ज्यादा जो आबादी थी तो वो सैनिकों की थी। मौर्य प्रशासन अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था। उनके अनुशासन पर, उनके प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सैनिकों का केवल एक कार्य होता था, केवल और केवल युद्ध करना, बाकी उनसे राज्य का कोई कार्य नहीं लिया जाता था। शांति काल में यह सैनिक आनंद और आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। केवल युद्ध काल में ही इन सैनिकों का प्रयोग या उपयोग किया जाता था। लेकिन सेना का जो प्रबंध था वो 6 समितियां देखती थी और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। जो 6 समिति थी सेना की, उसमें जो पहली समिति थी वो जल सेना का जिम्मेदारी देखती थी। तो ये जल सेना की एक समिति थी। इसके बाद जो थी वो सामग्री और यातायात पर खर्च करने वाली समिति होती थी। सेना की सामग्री और यातायात के लिए एक समिति रखी गई थी। अगली जो समिति थी वो पैदल सेना के लिए थी, अर्थात जो थल सेना थी, पैदल सेना, उसके देख रेख खर्चे आदि आय व्यय के लिए एक समिति रखी गई थी। अगला जो था वो अश्व सेना के लिए था या अश्वारोही के लिए था। और जो इनकी 5वीं समिति थी वो जल सेना के, वो रथ सेना के लिए थी। और जो अगली सेना थी, समिति थी, वो हाथियों की सेना के लिए थी, गज की सेना के लिए थी। तो इन 6 विभागों को वो 6 समितियां देखती थी और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। सेना का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो हमने आपको पहले ही बताया है कि सेनापति होता था, जो कि मंत्रिन का सदस्य होता था। हमने आपको बताया है कि मंत्रिन में युवराज, सेनापति और जो है संनिधाता और प्रधानमंत्री होते थे। तो सेनापति जो था वो मंत्रिण का सदस्य होता था और इसे हमने आपको पहले उसी में बताया है कि इसे 48,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। सेनापति के अंडर में अन्य अध्यक्ष होते थे जो सेना के 4 अंग अश्व, गज, रथ और पैदल इनका दायित्व देखते थे। इन चारों विभागों के अलग अलग अध्यक्ष होते थे। घोड़े की सेना के
हाथी की सेना के, रथ की सेना के और पैदल सेना के। ये चारों अध्यक्ष सेनापति के अधीन कार्य करते थे और 8,000 पण वेतन पाते थे। जो 4 सेनाओं के अध्यक्ष होते थे ये 8,000 पण वार्षिक वेतन पाते थे। युद्ध क्षेत्र में लेकिन जो सेना का संचालन करता था वो नायक करता था। नायक जो है युद्ध में सेना का संचालन करता था। और जो नायक को वेतन मिलता था वो 12,000 पण मिलता था। अध्यक्ष से ज्यादा वेतन नायक को मिलता था और सेना का संचालन नायक द्वारा ही किया जाता था। मौर्यों के पास एक विशाल नौसेना भी थी, हमने आपको बताया कि जल सेना थी। अर्थशास्त्र में एक पद का उल्लेख हुआ है नवा अध्यक्ष। इसका मतलब है ये जल सेना का ही अध्यक्ष था। नवा अध्यक्ष युद्धपोत और व्यापारिक पोतों का भी अध्यक्ष होता था, अर्थात वो विभाग भी उसके अधीन थे। सीमांत प्रदेशों में देश की रक्षा का भार विभिन्न प्रकार के दुर्गों द्वारा होता था और इस दुर्ग का जो अध्यक्ष होता था वो अंतःपाल कहलाता था। अंतःपाल ही दुर्गों का अध्यक्ष होता था। तो ये मौर्य सेना का जो था वो प्रबंध इस प्रकार से किया जाता था। तो इसके बाद जो अगला वो है मौर्य सेना के लोक हित वाले कार्य हैं और अन्य धार्मिक कार्य हैं, स्थापत्य हैं, स्तूप है, उसका जो हम अध्ययन करेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे। आज हमने आपको मौर्य प्रशासन, न्यायालय, गुप्तचर विभाग, सेना, इनके बारे में या राजस्व के बारे में अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था के अन्य शीर्षक या अन्य चैप्टरों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।